वेलकम टू स्टार्टिंग पॉइंट एकेडमी। स्वागत है आपका स्टार्टिंग पॉइंट एकेडमी पर। तो आई होप, मुझे आशा है कि आप अपनी तैयारी बढ़िया तरीके से कर रही होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है जीन पियाजे, जो ओल्ड टीचिंग एग्ज़ाम में हमेशा आता है। तो आज हम जीन पियाजे को पूरी डिटेल से पढ़ेंगे। इसके अलावा आपको कोई भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, ना ही कोई नोट्स पढ़ने की ज़रूरत है। तो हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो देखो, तो हम सबसे पहले जीन पियाजे की बेसिक पढ़ते हैं कि जीन पियाजे कहाँ का था, इसने कौन सी सिद्धांत दिया, इसने कौन सी थ्योरी दी। तो हम पढ़ते हैं। तो हमारे पास है जीन पियाजे। थोड़ा सा पेन थोड़ा मोटा कर लेते हैं। देखो, जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास। देखो, इस वीडियो में जो मैं बोलूँ ना, नोट्स पे भी ध्यान देना, और जो मैं बोलूँ ना वो आप ज़रूर सुने, क्योंकि मैंने इसमें आपको एक्स्ट्रा पॉइंट आपको ऐड करवाऊँगी ताकि आपको याद हो जाए, क्योंकि इसमें आपको किसी भी वीडियो में इतनी डिटेल से टॉपिक नहीं दिया होगा, क्योंकि मैं आपको करवाऊँगी। तो देखो, जीन पियाजे ने दिया था संज्ञानात्मक विकास, ठीक है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ठीक है। थोड़ा पेन को और कर लेते हैं। देखो, जीन पियाजे ने क्या दिया था? संज्ञानात्मक विकास दिया था। तो ये तो आपको पता होगा, जिसको इंग्लिश में कहते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ठीक है। और इसका दूसरा, इस थ्योरी, अगर आपको ऑप्शन में कॉग्निटिव डेवलपमेंट ना के संज्ञानात्मक विकास ना के, और अगर पेपर थोड़ा टफ बनाना हो तो आपको दे दे कि स्टेज थ्योरी किसने दी थी, स्टेज थ्योरी। तो आप कॉपी पेन साथ लेकर बैठे, आपको दे दे कि स्टेज थ्योरी किसने दी थी, ठीक है। तो ये भी जीन पियाजे ने दी थी। तो दूसरा हमें दे दे कि डेवलपमेंट थ्योरी किसने दी थी, डेवलपमेंट मतलब विकास सिद्धांत। संज्ञानात्मक विकास न दे के आपको दे दे विकास सिद्धांत, ओनली विकास सिद्धांत दे दे। आप कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि डेवलपमेंट थ्योरी या विकास सिद्धांत किसने दिया था? जीन पियाजे ने दिया था, ठीक है। और तीसरी बात, अगर आपको तीसरा पॉइंट ये दे दे कि जीन पियाजे, तीसरा पॉइंट ये दे दे कि बौद्धिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था, तो इसका भी आंसर क्या होगा हमारे पास? जीन पियाजे, ठीक है। तो आपसे पूछ ले, तो एक हो गया हमारे पास स्टेज थ्योरी, दूसरा हो गया हमारे पास डेवलपमेंट थ्योरी, तीसरा हो गया हमारे पास बौद्धिक सिद्धांत, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट थ्योरी ऑफ जीन पियाजे, ठीक है। नंबर 1 स्टेज थ्योरी, नंबर 2 विकास सिद्धांत, नंबर 3 बौद्धिक विकास का सिद्धांत। ये तीनों किसने दिए थे? जीन पियाजे दिए थे। क्योंकि अगर आपको संज्ञानात्मक विकास न दे, अगर ये तीनों नाम दे देते हैं तो उनका आंसर भी आपके पास क्या होगा? जीन पियाजे होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारे पास, जीन पियाजे कहाँ के थे? तो हमारे कहाँ के थे जीन पियाजे? स्विट्जरलैंड के थे, ठीक है। जीन पियाजे ने कौन से सिद्धांत का विकास दिया? तो आप बता देना, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। संज्ञानात्मक विकास का व्यवस्थित अध्ययन करने के लिए प्रथम मनोविज्ञान थे। आगे समझ में, संज्ञानात्मक विकास को क्रम वाइज अध्ययन करने वाले हमारे पास प्रथम मनोवैज्ञानिक कौन थे? जीन पियाजे, ठीक है। और इनको बाल विकास के जनक भी कहते हैं। इनको क्या कहते हैं? बाल विकास के जनक भी कहा जाता है, ठीक है। बाल विकास के जनक भी कहा जाता है। इन्हें क्रांतिकारी रचनावादी भी कहते हैं। याद रखना, मैं जो बोल रही हूँ उसको आप ध्यानपूर्वक सुने। आपको वीडियो को 1-2 बार देखोगे तो आपको सारे पॉइंट याद हो जाएंगे। तो देखो, इन्हें क्रांतिकारी रचनावादी भी कहते हैं। अगर ऑप्शन में आ जाए कि क्रांतिकारी रचनावाद कौन से वैज्ञानिक है, तो आप इसका आंसर हमारे पास होगा जीन पियाजे, ठीक है।
और संज्ञानात्मक विकास के जनक के तो सिद्धांत हैं ही ये, और आनुवांशिक ज्ञान मीमांसा के जनक भी आनुवांशिक ज्ञान मीमांसा के जनक भी कौन है हमारे पास? जीन पियाजे। ठीक है, आ गया होगा समझ में। लास्ट में मैं एक बार आपको रिपीट करवा दूंगी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास संज्ञानात्मक विकास का अर्थ क्या होता है। हम सिद्धांत को पढ़ रहे हैं, हमें ये अब पता होना चाहिए कि संज्ञानात्मक विकास का अर्थ ही क्या होता है। तो बताओ संज्ञानात्मक विकास का अर्थ क्या होता है। तो संज्ञानात्मक एक मेंटल प्रोसेस है, क्योंकि ये मानसिक प्रक्रिया है। बच्चे कैसे सोचते हैं, चीज़ों को कैसे समझते हैं, यही हमारे पास संज्ञानात्मक विकास है। ठीक है, ठीक है। तो हम इसके जो संज्ञानात्मक विकास के कॉन्सेप्ट हैं आज हम उनको पढ़ेंगे। ठीक है, हमारे पास संज्ञानात्मक विकास के प्रत्यय या कॉन्सेप्ट है। ठीक है, मैं बता अनुकूलन। देखो अनुकूलन क्या होता है, अनुकूलन क्या होता है, अडेप्टेशन क्या होता है। तो अडेप्टेशन क्या होता है, अनुकूलन मतलब वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालना, अनुकूलन कहलाता है। आप कहीं भी जाओ, आप किसी भी माहौल में जाओ और अपने आप को आसानी से उस माहौल में आप ढाल पा रहे हो या उस माहौल के अनुसार आप ढल रहे हो, तो वो हमारे पास अनुकूल होता है। ठीक है, अनुकूल क्या होता है, आप अपने आप को किसी भी माहौल में उस माहौल के अनुसार अपने आप को ढाल रहे हो, तो वो हमारे पास अनुकूलन होता है। ठीक है, अनुकूल क्या होता है, वातावरण में अपने आप को ढालना, अनुकरण होता है। हमारे पास होता है आत्मसात्करण, आत्मसात्करण असिमिलेशन। ठीक है, आप क्या करना, इनको इंग्लिश में याद रखना, क्योंकि हिंदी में क्या होता है इसके अलग नाम दे देते हैं, तो आप इनको हो सके इतना इंग्लिश में याद करना। तो देखो आत्मसात्करण क्या होता है, हमें कोई पूर्व ज्ञान है, मतलब पहले से ही ज्ञान है, पूर्व ज्ञान है हमारे पास, और उसको नए ज्ञान में जोड़ रहे हैं। ठीक है, हमारे पास कोई पूर्व ज्ञान है, उसको हम नए ज्ञान में जोड़ रहे हैं, वो हमारे पास क्या हो जाता है, आत्मसात्करण। पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान में जोड़ना, वो हमारे पास क्या हो जाता है, असिमिलेशन। ठीक है, हमें पहले से ही कुछ ज्ञान है, कुछ नॉलेज है, वो हमारे पास कुछ नया आ रहा है तो हम उसको उसमें ऐड कर रहे हैं, तो वो हमारे पास क्या हो जाता है, आत्मसात्करण। ठीक है, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है हमारे पास समायोजन। ठीक है, समायोजन क्या होता है, पूर्व ज्ञान, हमें कोई पूर्व ज्ञान है, हमारे पास क्या है, कोई पूर्व ज्ञान है। ठीक है, हमारे पास कोई योजना है। ठीक है, हमारे पास कोई योजना है या पूर्व ज्ञान है, उस पूर्व ज्ञान में परिवर्तन करके और वातावरण के साथ अपने आप को तालमेल बिठाना समायोजन कहलाता है। मैं आपको दोबारा रिपीट करती हूँ, समायोजन क्या होता है, हमारे पास पूर्व ज्ञान या योजना है, योजना में परिवर्तन करके वातावरण में तालमेल बिठाना समायोजन कहलाता है। ठीक है, आ गया होगा समझ में। नेक्स्ट है हमारे पास विकेंद्रीकरण, डिसेंटरिंग। देखिए हमारे डिसेंटरिंग विकेंद्रीकरण क्या होता है, हमारे पास कोई समस्या है, एक समस्या है, समझ लो एक समस्या है, समस्या को अलग अलग रूप में समझ पाने की योग्यता है हमारे पास, और समस्या समाधान को नए तरीके हैं, मतलब अलग अलग तरीके हैं। उस समस्या को सुलझाने के लिए हमारे पास एक सॉल्यूशन नहीं होकर अलग अलग तरीके हैं, तो उसे विकेंद्रीकरण कहते हैं। ठीक है, आगे समझ में। नेक्स्ट है हमारे पास, मैं लास्ट में आपको रिपीट कर दूंगी, आपको रिवीजन भी हो जाएगा और आपको याद भी हो जाएगा। ठीक है, देखो संतुलन क्या होता है हमारे पास, संतुलन क्या होता है आप याद रखो, संतुलन इसके द्वारा बालक आत्मसात्करण, आपने पढ़ा आत्मसात्करण और समायोजन, आत्मसात्करण और समायोजन पेन को थोड़ा मोटा ही कर लेते हैं। आपने पढ़ा आत्मसात्करण और समायोजन। ठीक है, तो उनके जो बीच हैं उनको संतुलन कायम कर रही हैं, तो वो हमारे पास क्या हो जाता है, संतुलन हो जाता है। ठीक है, मैं आपको फिर से रिपीट करती हूँ,
संतुलन हमारे पास क्या होता है, संतुलन क्या होता है, देखो हाँ, कोई बालक है, आत्मसात्करण है, आत्मसात्करण समायोजन दोनों है हमारे पास, और उनके बीच संतुलन कायम कर रहा है। समायोजन और आत्मसात्करण के बीच कोई संतुलन कायम कर रहा है तो हमारे पास वो क्या हो जाता है, संतुलन हो जाता है। ठीक है, तो इनमें से कौन कौन से 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है मैं वो आपको बता देती हूँ। एक तो आत्मसात्करण क्वेश्चन, एक तो आत्मसात्करण अवश्य पूछा जाता है, और एक अनुकूलन, और एक हमारे पास हो गया समायोजन। ये 3 पॉइंट है तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारे पास, देखो संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं हैं, तो बताओ संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं है। हमारे पास संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं हैं। फर्स्ट है हमारे पास संवेदी पेशी अवस्था, जिसको सेंसोरी मोटर स्टेज के नाम जाता है, जिसकी एज 0 से 2 वर्ष होती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास पूर्व सक्रियात्मक अवस्था, जिसको इंग्लिश में कहते हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज। ठीक है, इसको कहते हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज। थर्ड है हमारे पास मूर्त सक्रियात्मक अवस्था। तो मूर्त सक्रियात्मक हमारे पास क्या हो जाती है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जिसकी एज क्या है 7 से 11, और जो हमारे पास पूर्व सक्रियात्मक अवस्था है, जो दूसरी अवस्था है, उसकी एज 2 से 7 वर्ष है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास फोर्थ औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था। इसकी एज क्या है हमारे पास, अगर आपको दे दे 11 से ऊपर दे दे या 11 से 15 दे दे। ठीक है, तो आपको औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था करके आनी है। ठीक है, तो अगर किसी को पढ़ना हो तो वो इसमें देख लेना। ठीक है, मैंने इसमें सारे ऐड कर रखे हैं। सेंसोरी मोटर स्टेज है, जिसकी एज बर्थ टू 2 ईयर है, जिसको हिंदी में संवेदी गामा कहते हैं। प्री ऑपरेटिव स्टेज 2 से 7 वर्ष है। पूरी सक्रियात्मक अवस्था कॉन्क्रीट ऑपरेशन स्टेज 7 से 11 ईयर है, जिसको अब्स्ट्रैक्ट या फॉर्मल स्टेज कहते हैं। वो मूर्त या औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था 11 से 15 कह देते हैं। ठीक है, तो हम अब क्या करेंगे, इनकी डिटेल करेंगे। ठीक है, तो आप डिटेल पे आइए, मैं आपको एक एक पॉइंट बताऊंगी जो पेपर में अक्सर पूछा ही जाता है 100%। ठीक है, तो देखो हमारे पास संवेदी पेशी अवस्था क्या होती है, जो मैं बोल रही हूँ उसको सुनना है आपको। ठीक है, जो मैं बोल रही हूँ उस पर सुनना है, जो मैं आपको क्या समझाना चाहती हूँ आपको उस पर ध्यान देना है। ठीक है, देखो अगर पेपर टफ बनाना हो तो इसको ही घुमा के फेर दे देंगे। इसकी जो अवस्थाएं हैं मैं वो आपको लास्ट में डिटेल दूंगी। ठीक है, देखो जो मेन बातें हैं जो अक्सर पेपर में पूछा देती हैं तो मैं उसको कह देती हूँ। देखो संवेदी जो हमारे पास है संवेदी पेशी अवस्था, इसे क्या कहते हैं, नंबर पॉइंट, इसको स्कीमा अवस्था भी कह देते हैं। ठीक है, इसको क्या कह देते हैं, स्कीमा अवस्था भी। ठीक है, नंबर 2, इसमें वस्तु स्थायित्व को, ये क्वेश्चन तो बहुत ही पूछा जाता है। इसमें वस्तु स्थायित्व, इसमें वस्तु स्थायित्व मतलब ऑब्जेक्ट परफॉर्मेंस हो जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें बच्चे में गुण आ जाता है वस्तु स्थायित्व का। जैसे क्या होता है, यानी बच्चा अपने माँ बाप में वस्तुओं की छाप बनाना शुरू कर देता है। जैसे किसी की माताजी किसी सामान को छुपा लेती है तो बच्चा जान जाता है कि मेरी माँ ने उसको छुपाया है, कि वो खो गई नहीं है। ऐसे नहीं कर देते चिड़िया लेगी, लेकिन बच्चा इसको समझ जाता है कि कोई चिड़िया नहीं ले गई, मेरी माँ ने इसको छुपा लिया है। ठीक है, तो छिपी हुई वस्तु को भी ढूंढ लेता है। तो इसमें ये ज्ञान संवेदी पेशी अवस्था में ये ज्ञान आ जाता है। ठीक है, और एक पॉइंट हमारे पास
पूर्व सक्रियात्मक अवस्था में क्या है, इसमें बच्चा इंद्रियों से सीखने लग जाता है। ठीक है, बच्चा इंद्रियों के द्वारा सीखने लग जाता है। ठीक है, और दूसरे शब्दों में बोले तो इंद्रियां ही इनकी शिक्षक होती है। इंद्रियां ही इनकी शिक्षक होती है। ठीक है, जो मैं पॉइंट बोल रही हूँ आप उसको रफ कॉपी में ऐड कर ले। मैं बार बार बोल रही हूँ, मैं आपको इम्पोर्टेंट ही पॉइंट बता रही हूँ जो पेपर में लेंथ ही क्वेश्चन दे देते हैं, और इन्हीं में से पॉइंट में वो जो पॉइंट होते हैं ना वो इन्हीं में से होते हैं। तो आप क्या करना, एक रफ पेन ले लें, कॉपी पेन ले लें और उसमें आप नोट करते जाना। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास पूर्व सक्रियात्मक अवस्था। पूर्व सक्रियात्मक अवस्था को इंग्लिश में प्री कॉन्सेप्चुअल स्टेज कहते हैं। जिसकी एज क्या है हमारे पास 2 से 7 वर्ष है। ठीक है, 2 से 7 वर्ष है। तो 2 से 7 वर्ष है। देखो इसमें क्या होता है, जो पेपर में क्वेश्चन पूछा ही जाता है। देखो इसमें जीववाद एक पॉइंट ये इम्पोर्टेंट, जीववाद जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एनिमिज्म। ठीक है, एनिमिज्म। इसमें क्या होता है, जीववाद में जब बच्चा है ना सजीव और निर्जीव वस्तु में अंतर नहीं कर पाता है। ठीक है, बच्चा सजीव और निर्जीव वस्तुओं में अंतर नहीं कर पाता है। जैसे पेपर में एक बार पूछा गया था क्वेश्चन, जीववाद के बदले क्या पूछा गया था, जीववाद के बदले पूछा गया था चंद्रमा हंस रहा है। चंद्रमा हंस रहा है, तो इसमें क्या है, बच्चा भेद ही नहीं कर पा रहा है कि सजीव है या निर्जीव है। मतलब वो समझ रहा है कि चंद्रमा हंस रहा है तो वो सजीव है, इसमें जान है। तो लेकिन इसमें वो हंस रहा है, तो वो जीववाद है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है कि किसी बच्चे को कोई बच्चा पढ़ जाता है तो हम क्या कर देते, लगी तो हम धरती को पीटने लग जाते हैं कि तेरी इसने मारी। तो इसमें बच्चा चुप हो जाता है। तो इसमें भी क्या है, जीववाद है, क्योंकि बच्चा भेद ही नहीं कर पा रहा कि धरती ने भी मारी, धरती कैसे मारेगी उसको। ठीक है, तो ये जीववाद है। ठीक है, मैंने आपको सरल शब्दों में समझा देता है। दूसरा पॉइंट है, एक तो हमारे पास जीववाद हो गया, मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि दूसरा हमारे पास है, अगली बार अच्छे से नोट्स बनेंगे ये, इस बार तो हो गया, मुझे भी लिखने में दिक्कत आ रही है। अहम केंद्रिता, दूसरा पॉइंट है अहम केंद्रिता, जिसे बोलते हैं ईगोसेंट्रिज्म। ठीक है, अहम केंद्रिता में क्या होता है कि बच्चा यह सोचता है कि वह शुरू कर देता है, बच्चा के सोचना कि वह जो कर रहा है, सोच रहा है, वह सब ठीक है। अहम केंद्रिता क्या होता है, अहम आ जाता है बच्चे में, जो मैं कर रहा हूँ वही सही है, मेरे अलावा कोई भी सही नहीं है। तो बच्चे में क्या आ जाता है, अहम केंद्रित। ठीक है, ठीक है। और हमारे पास क्या है, पलटावी। इसमें क्या है, इस अवस्था में बच्चे को संख्या वस्तु समस्या आदि को उल्टना पलटना नहीं आता है। जैसे बच्चा 6 प्लस बता होता है कि 10, अगर हम यही क्वेश्चन बच्चे को ये करके दे दे कि 4 प्लस कितना होगा 10, तो बच्चा भेद नहीं कर पाएगा, उसको इस चीज़ का उल्टने पलटने की शक्ति नहीं आती। ठीक है, समझ में आ गया। दूसरा पॉइंट है हमारे पास मुद्रा, दूरी, भार, ऊंचाई आदि के संरक्षण क्रम निर्धारण की कमी रहती है। मतलब बच्चे को 2 गिलास दे दे, उतना ही पानी उसमें आए, एक चौड़ा गिलास हो, एक लंबा गिलास हो। बच्चे को ये नहीं पता होता इनका आयतन सेम है, इसमें भी इतना पानी डलेगा तो इसमें भी इतना ही पानी डलेगा। बच्चा क्या करेगा, बड़े गिलास को लेने की कोशिश करेगा। तो बच्चे में ये ज्ञान नहीं होता। 2 से 7 वर्ष की अवस्था में बच्चे में ये ज्ञान नहीं होता। आपने कभी देखा होगा, बच्चे को एक तो कागज़ का पैसे दो, कागज़ के, ठीक है, और एक आप दो सिक्के दो, तो बच्चा क्या करेगा, सिक्के को लेने की कोशिश करेगा, क्योंकि बच्चे में ये ज्ञान ही नहीं होता कि कागज़ के जो पैसे हैं वो हमारे पास ज़्यादा है और सिक्के वाले कम है। तो ठीक है, मुद्रा संप्रत्यय का ज्ञान नहीं हो पाता। ठीक है,
नेक्स्ट है हमारे पास मूर्त सक्रियात्मक अवस्था। मूर्त सक्रियात्मक अवस्था क्या होती है? इंग्लिश में बोले तो कॉन्क्रीट ऑपरेशन, जिसकी उम्र क्या होती है 7 से 11 वर्ष। ठीक है, इसमें क्या होता है, इस अवस्था में बालक के सामने रखी हुई वस्तुओं को देखकर ही कुछ कर सकता है या उन पर चिंतन करना शुरू कर देता है। इसमें मतलब क्या है, बच्चे के सामने जो चीज़ होगी बच्चा उन्हीं चीज़ों पे अपनी सोच दौड़ाएगा। ठीक है, और दूसरी बात क्या है, बच्चे में पलटावी जीववाद, मतलब सजीव और निर्जीव चीज़ों में भेद करने लग जाएगा। मुद्रा का ज्ञान आ जाएगा, बाहर का आ जाएगा, संरक्षण का आ जाएगा, क्रम निर्धारण का भी आ जाएगा। ठीक है, आप याद रखना कि बच्चे में अपलटावी, जीववाद, मुद्रा, भार, संरक्षण, क्रम निर्धारण आदि का ज्ञान आ जाएगा। बच्चा यह जान जाएगा कि इसमें भी 7 से 11 वर्ष की उम्र में आएगा, मूर्त सक्रियात्मक अवस्था में आएगा, तो बच्चा यह जान जाएगा कि इसमें भी इतना ही पानी आएगा और इसमें भी इतना ही पानी आएगा। तो ये सारी तीसरी अवस्था में आते आते उसको ये ज्ञान हो जाएगा। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है हमारे पास औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था क्या होती है? इसकी उम्र 11 से 15 वर्ष या 11 से ऊपर। ठीक है, इसमें क्या होता है कि यह संज्ञानात्मक की सबसे, आप याद रखना, संज्ञानात्मक की सर्वोच्चम अवस्था है। एक बात तो ये है, सर्वोच्चम अवस्था है। इसमें बच्चा चिंतन प्रारंभ कर देता है। इसमें बच्चा चिंतन प्रारंभ कर देता है। चिंतन में परिपक्वता आ जाती है। ठीक है, इसमें बच्चा नियमों के ऊपर तर्क करने लग जाता है। नियम जो हमारे पास जो नियम होते हैं उन पर तर्क करने लग जाता है। जैसे मैथ के क्वेश्चन माइंड में ही हल करने लग जाता है। तो ये हमारे पास क्या हो गई? औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, और जो बेसिक क्वेश्चन बनते हैं मैं वो आपको लास्ट में बता ही दूंगी। ठीक है, लास्ट में टॉपिक एंड होगा, फिर जो इसमें जो लास्ट में जो होगा मैं वो आपको बताऊंगी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास क्या है, ये आप पढ़ लेना। ठीक है, ये जो भी है इंग्लिश में आप देख लेना, मैंने आपको बता भी दिए हैं। तो स्कीम्स, देखो स्कीम्स क्या होता है, स्कीम्स होता क्या है, देखो स्कीम्स को पढ़ते हैं। इसमें क्या आता है, जिस काम को करने के अलग अलग तरीके होते हैं। ठीक है, जिस काम को अलग अलग करने के तरीके होते हैं। जैसे जब बच्चे को भूख लगती है तो वह रोता है। ठीक है, जब स्कीम्स में क्या होता है, एक काम करने के अलग अलग तरीके होते हैं। ठीक है, अलग अलग तरीके होते हैं। जब बच्चा रोता है तो वह रोने लग जाता है। ठीक है, क्योंकि उसे पता है रोने से ही दूध मुझे मिल जाएगा। ठीक है, दूध मिल जाएगा। एक काम करने के अलग अलग, किसी काम को करने के अलग अलग तरीके होते हैं। एग्जाम्पल दे देती हूँ आपको। जब बच्चे को भूख लगती है तो वह रोने लग जाता है, क्योंकि उसे पता है कि रोएगा तो मुझे दूध मिल जाएगा। ठीक है, ये होता है स्कीम। तो वेरी वेरी इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये हमारे पास, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट पॉइंट है स्कीमा क्या होती है? आप याद रखना, इसको जीन प्याजे की पहली अवस्था भी कहते हैं, संवेदीगामक अवस्था भी कहते हैं जीन प्याजे। इसमें क्या होता है, शरीर के द्वारा की जाने वाली क्रियाएं, एक्टिविटीज जो की जाती है वो माइंड से जुड़ी होती है। जैसे छोटा बच्चा बाल पकड़ता है, आइसक्रीम चूसता है। वो मानव के दिमाग में जो चीज़ें पहले से स्टोर होती है वह उनका प्रयोग करके किसी विषय के प्रति एक धारणा बनाता है। उसे क्या कहते हैं? स्कीमा कहते हैं।
मैं आपको दोबारा रिपीट कर देती हूँ। जैसे स्कीमा, स्कीमा हमारे पास, और इसका दूसरा नाम क्या है? स्कीमा को सेट ऑफ नॉलेज भी बोल देते हैं, सेट ऑफ नॉलेज भी कह देते हैं। ठीक है, मैं आपको दोबारा से रिपीट कर देती हूँ। देखो, शरीर के द्वारा जो एक्टिविटीज़ की जाती है वो माइंड से जुड़ी होती है। जैसे बच्चा बाल पकड़ता है, आइसक्रीम चूसता है, वह मानव के दिमाग में पहले से ही स्टोरेज होती है। वह उनका प्रयोग किसी विषय के प्रति धारणा बनाता है। क्या बनाता है? धारणा बनाता है। उसे हम क्या कहते हैं? स्कीमा कहते हैं। इसको सेट ऑफ नॉलेज कहते हैं। ठीक है, याद हो गया? याद हो गया। यहाँ पर हमारा टॉपिक हो जाता है ख़त्म। तो मैं आपको अब बताऊंगी बेसिक बातें। ठीक है, क्वेश्चन बताऊंगी, एक तरह से क्वेश्चन बताऊंगी। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, मैं बोल के बताऊंगी तो आप कॉपी में नोट कर लेना। देखो, क्वेश्चन है जो कन्फ्यूजन करने के लिए पेपर में दे देते हैं। जैसे अगर हमारे पास टफ बनाना हो पेपर तो ऐसे घुमा के देते हैं। पहला क्वेश्चन है, आप कॉपी पेन में नोट कर ले। पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से खालिस्तान में भिन्न होता है बजाय खालिस्तान के। ठीक है, मैं आपको दोबारा रिपीट करती हूँ। पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से खालिस्तान में भिन्न होता है बजाय के। तो आपको ये आ जाए तो आपको ऑप्शन में दे देंगे, प्रकार में, मात्रा में, मात्रा में, प्रकार में, केवल मात्रा, मात्रा में, केवल प्रकार, प्रकार में। ठीक है, तो आप देखो इसका आंसर क्या होगा हमारे पास। पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से प्रकार में भिन्न होता है। ठीक है, बजाय मात्रा के। ठीक है, तो क्वेश्चन, पूरा क्वेश्चन क्या बन जाएगा? पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से खालिस्तान में भिन्न होता है बजाय खालिस्तान के। तो इसका आंसर हमें क्या करना है? पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन प्रकार में भिन्न होता है बजाय मात्रा के। ठीक है, ये हमारे पास आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन पियाजे के सिद्धांत का प्रमुख प्रस्ताव खालिस्तान है। तो देखो, आपको और ऑप्शन देंगे तो, लेकिन आपको सही आंसर ही छांटना है। तो हम आंसर छाटेंगे, बच्चों की सोच वयस्कों से बेहतर होती है। जीन पियाजे का कहना है कि जो बच्चे जो सोचते हैं वो बड़े लोगों की सोच से अच्छी होती है, बेहतर होती है। कि बच्चे जो होते हैं वो बड़े लोगों से अच्छा सोच पाते हैं, बेहतर सोच पाते हैं। तो ये हमारे पास टॉपिक हो गया। ये हमारे पास नोट है जो मैं आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट करवा रखी हूँ। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले कि जीन पियाजे की पुस्तक का नाम क्या है, ये DSSB में ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ऐसे क्वेश्चन DSSB में अक्सर पूछ लेते हैं। तो आपको क्या करना है? द लैंग्वेज ऑफ थॉट ऑफ द चाइल्ड, ये उनकी पुस्तक है। द लैंग्वेज ऑफ थॉट ऑफ द चाइल्ड, ये पुस्तक 1923 में जीन पियाजे के द्वारा लिखी गई थी। ठीक है, कौन सी पुस्तक है? जीन पियाजे ने सर्वप्रथम द लैंग्वेज ऑफ थॉट ऑफ द चाइल्ड पुस्तक 1923 में लिखी थी। ठीक है, हो गया? ठीक है, अभी हो गया। अब जो बेसिक बातें होती है जो अक्सर पेपर में पूछी जाती है, मैं वो आपको बताऊंगी। देखो, हमारे पास सेकंड अवस्था थी पूर्व सक्रियात्मक अवस्था। तो ये मैं जो पेपर में अक्सर पूछी जाती है वो मैं आपको लास्ट में करवा रही हूँ। देखो, पूर्व सक्रियात्मक अवस्था में क्या होता है? इस अवस्था में बच्चा पड़ोसी के बच्चों के साथ खेल खेलता है। ठीक है, नंबर बात,
पूर्व सक्रियात्मक अवस्था जो हमारे पास 2 से 7 वर्ष तक है, इसमें क्या होता है कि बच्चा जो हमारा बच्चा है वो पड़ोसी के बच्चों के साथ खेलेगा। ठीक है। नंबर 2 हमारे पास बालक शब्दों वह प्रतीकों का प्रयोग करता है। ठीक है, चिन्हों का प्रयोग करने लग जाता है, जिसे प्रतीकात्मक खेल कहते हैं। ठीक है। नंबर 3 पॉइंट है हमारे पास खिलौने की आयु। खिलौने की आयु पूर्व सक्रियात्मक अवस्था में। ठीक है। 4th पॉइंट हमारे पास है जीन पियाजे क्या कहते हैं कि भाषा का विकास प्रारंभ हो जाता है। भाषा का विकास पूर्व सक्रियात्मक अवस्था में प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। ठीक है। दूसरी बात क्या है, जीन पियाजे ने क्या कहा था कि पहले विकास होगा और बाद में अधिगम होगा, मतलब सीखेगा, अधिगम लर्निंग होगी। जीन पियाजे के अनुसार पहले विकास होगा और बाद में अधिगम होगा। ठीक है, आगे समझ में। ठीक है। और एक है जीन पियाजे के द्वारा दी गई डेफिनेशन है, मैं बता देती हूँ। बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। ठीक है। जीन पियाजे का क्या कहना है? जीन पियाजे ने कहा था कि बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा अन्य वैज्ञानिक हैं जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। ये जीन पियाजे का कहना है। ठीक है। अब हम आ जाते हैं आपके सामने मूर्त सक्रियात्मक में जो जीन पियाजे की थर्ड अवस्था थी। थर्ड अवस्था में क्या हमारे पास है? थर्ड अवस्था में हमारे पास क्या पॉइंट है, मैं आपको बोल के बता देती हूँ। इसमें मूर्त चिंतन का प्रारंभ हो जाता है। इसमें बालक दिन, तारीख, महीना योग्य हो जाता है। ठीक है। इस अवस्था में बालक का चिंतन तर्क करना शुरू कर देता है। ठीक है, तर्क करना स्टार्ट कर देता है। नंबर है हमारे पास औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था। इसमें क्या है? इस अवस्था में मूर्त के साथ साथ वह अमूर्त चिंतन भी करने योग्य हो जाता है। नंबर है कार्य का कारण समझता है, कार्यों का कारण समझने लग जाता है और अवस्था के तार्किक चिंतन करने शुरू कर देता है। वो तार्किक चिंतन को भी जान जाता है। तो मैं आपको ये टॉपिक बता दिया है। ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये टॉपिक अक्सर पेपर में पूछा जाता है। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यहीं से बनते हैं, लैंग्वेज को घुमा फिरा के कह देते हैं। तो आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो इससे अच्छा ना तो कोई समझाएगा ना ही कोई बताएगा। मैंने आपको लैंग्वेज सारी डिटेल दे दी है, तो आप इनको याद कर लेना। ठीक है, ओके, धन्यवाद। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी ही बढ़िया शॉर्ट ट्रिक आपके भेजे में बांटने वाली आती रहेगी। ओके, बाय बाय। ओके।